हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पार्ट 3 रिटन बाय टॉमस ग्रे। तो चलिए करते हैं शुरू। ये है लाइन 65 to 68। इससे पहले हम पार्ट 2 में कर चुके हैं 61 to 64। Their Lord forbade nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. लोट होता है भाग्य। देयर मतलब उनका। फोरबिड जो है वो फोरबिड से बना है, मतलब किसी चीज़ को पर पाबंदी लगा देना, वर्जित कर देना। क्राइम मतलब कि अपराध। सरकमस्क्राइब्ड मतलब किसी चीज़ को रोक देना। अलोन मतलब अकेला। कन्फाइंड मतलब किसी चीज़ को कैद कर देना, बंद करे रखना। वेड वेड का मतलब होता है पानी अथवा कीचड़ में से निकल के जाना। स्लॉटर होता है कि किसी का को मार देना, उसका वध कर देना। जहाँ पर जैसे पशुओं को काटा जाता है मीट के लिए, उसको स्लॉटर हाउस कहा जाता है। तो हम करते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में। उनके भाग्य ने न केवल उनके गुणों को जो है खुश होने से रोके रखा, उनके किनके, डेड पीपल जो कि अब कब्र में हैं, उन लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, बल्कि उनके अपराधों को भी कैद करके रखा। मतलब कि जो गांव में कोई भी अगर गरीब हमारे पूर्वज थे, तो उनके भाग्य में अगर कोई बहुत बड़े बड़े काम करने नहीं लिखा था, तो उनके भाग्य में जो है बुरी बुरी चीज़ें भी जो हैं वो कन्फाइंड नहीं थी, सीमित नहीं थी। बुरे काम उन्होंने नहीं किए तो उनकी बदनामी भी नहीं हुई। अगर उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, उनकी वर्च्यूज़, अच्छाई जो है वो ग्रो नहीं कर पाई किसी भी कारण से, गरीबी के कारण से, तो उसकी वजह से वो क्राइम करने से भी और बदनामी से भी बच गए। फोरबिड टू वेट थ्रू स्लॉटर टू अ थ्रोन, और उनके भाग्य में लोगों को जो है मारना नहीं लिखा था कि लोगों को मार कर वो थ्रोन, सिंहासन तक पहुँचे, या फिर मानवता के लिए दया के जो दरवाजे हैं उनको वो बंद कर दें। तो वो जैसे भी रहे वो बहुत ही अच्छे हाल में रहे। The struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenious shame, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame. Pangs होते पीड़ा, व्यथा। कॉन्शियस ट्रूथ मतलब मन जिस बात को कहे कि ये सच्चाई है। क्वेंच मतलब कि दबा देना। ब्लश मतलब शर्माना। इंजीनियस होता है बहुत ही आसान। लग्जरी मतलब ऐश्वर्य। म्यूज़ होता है कि जो संगीत की, कविता की या बहुत आर्ट की जो देवी है, उनको हम म्यूज़ कहते हैं इंग्लिश पीपल। तो उनके भाग्य में जो पीपल डेड हो चुके हैं, जो यहाँ इस कब्रिस्तान में जिनकी कब्र हैं, उनके भाग्य ने इन चीज़ों से भी उनको बचाए रखा कि वो सच्ची बात को दिल में दबा के रखते थे और उसको बोलने का साहस नहीं कर पाते थे। तो उनके मन में बड़ी टीस रहती थी कि हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। टू क्वेंच द ब्लशेज ऑफ इंजीनियस शेम, उनके जो सिंपल सा जो उनका भाव होता था, तो उनको बड़ा ही जो है शेमफुल भी लगता था कि हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों दबा के रखते हैं चीज़ों को। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और साथ में ऐश्वर्य और जो अभिमान है, वो चीज़ें भी जो है उनके पास जो है नहीं थी। तो उन चीज़ों का ढेर तो सिर्फ़ और सिर्फ धनी लोगों के पास था। और उनकी प्रशंसा में लिखना जो है इन लोगों का काम था। और म्यूज़ के सामने जो कि कविता की देवी थी, उनके सामने जो है अगरबत्ती रूपी प्रशंसा जो है वो जो है जलाए रखना था। श्राइन जो है वो दरगाह भी होती है वैसे। तो बहुत ही जो है ऐश्वर्य और अभिमान के मंदिरों में कविता रूपी जो है अगरबत्ती का बहुत ढेर लग जाता था कि मतलब उन लोगों की बहुत प्रशंसा करते थे ये गरीब लोग। और अभिमानी जो लोग थे उनकी प्रशंसा में झूठी झूठी कविताएं लिखी गई। और वो जो है कविता की देवी के नाम पर जो है जो भी चढ़ावा होता था अगरबत्ती रूपी झूठी प्रशंसा का, वो उसका जो है ढेर जो है उस मंदिर में लग जाता था। तो बहुत सारी चीज़ों से जो ये लोग थे बचे हुए थे कि वो सच्ची बात को नहीं कह पाते थे और सिर्फ झूठी प्रशंसा ही जो है अमीर लोगों की वो करते थे। अब हम करते हैं लाइन 73 to 76। Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray along the cool sequestered vale of life.
दे कैप्ट द नॉइजलेस टेनोर ऑफ देयर वे। मैडिंग होता है पागल कर देने वाला। इग्नोबल मतलब पापी। स्ट्राइफ मतलब कि झगड़ा। सोबर सरल शांत। स्ट्रे मतलब भटकना, गलत रास्ते पे चलना। सिक्वेस्टर्ड मतलब बिल्कुल एकांत का जो एकांत को पसंद करने वाला हो। वेल होता है घाटी। टेनोर मतलब कि रेगुलर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो। तो ये जो लोग हैं शहरों की पागल कर देने वाली भीड़ से तथा वहाँ पर जो पापपूर्ण काम होते थे उनसे बहुत दूर रहे, क्योंकि ये लोग गांव में रहते थे, सिंपल थे, गरीब थे। तो भीड़ भाड़ की चीज़ों से ये बच गए। कौन लोग? जो कि आज कब्र में लेटे हुए हैं। उनकी छोटी छोटी जो सिंपल सिंपल सी जो विशेस थी, उन्होंने उनको कभी भी गलत रास्ते पे चलना नहीं सिखाया, क्योंकि जब हमारी विशेस बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो गलत काम करने से भी हम पीछे नहीं हटते। लेकिन ये लोग इन चीज़ों से बचे रहे क्योंकि इनकी बहुत ही छोटी छोटी बहुत सिंपल सिंपल विशेस थी, तो इनको गलत रास्ते पे चलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, तो अपने जीवन रूपी शांत और एकांत घाटी में ये डेफिनेट जो है पाथ पर चलते रहे और अपना रेगुलर वर्क जो है वो ये करते रहे। जो इनका प्रोग्राम होता था कि हमें सुबह उठ के खेत में जाना है, पशुओं को लेके जाना है चराने के लिए, इनकी और बहुत ज़्यादा कोई विश नहीं थी। ये बहुत सिंपल लाइफ जीते थे जितने भी लोग हैं अभी ये कब्र में। तो इनको कभी भी जो है भगवान ने गलत रास्ते पर चलने नहीं दिया, इनको बहुत बचाए रखा। शहर की जो पागल कर देने वाली भीड़ है उससे भी इनको बचा के रखा। शहर के जितने भी झगड़े टंटे हैं जो गलत रास्ते पर लेके जाते हैं उनसे भी भगवान ने इनको बचा के रखा। तो करते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेंजा। Yet even these bones from insult to protect some frail memorial still erected nigh, with uncouth rhymes and shapeless sculpture decked, implores the passing tribute of a sigh. फ्रेल होता है बहुत ही कमज़ोर या फिर बहुत ही सिंपल, जिसको ले सकते हैं हम। मेमोरियल होता है कोई भी किसी चीज़ को यादगार रखने के लिए स्मारक। इरेक्टेड मतलब जिसको खड़ा किया गया, बनाया गया। नाई मतलब जो नज़दीक हो। अनकाउथ राइम्स मतलब टूटी फूटी कविता। शेपलेस स्कल्पचर मतलब जो बहुत अच्छे ढंग से ना बनाया गया हो। डेक्ड मतलब कि सजाया गया। इम्प्लोर्स प्रार्थना करना। द पासिंग ट्रिब्यूट का मतलब है किसी आने जाने वाले राहगीर के द्वारा श्रद्धांजलि देना। साई होता है आह भरना। तो फिर भी इन सीधे साधे जो गरीब लोग थे, हमारे ग्रामीण पूर्वज थे, उनकी अस्थियों को अनादर से बचाने के लिए पास में ही एक बहुत ही सिंपल सा एक जो है मेमोरियल बना दिया गया, स्मारक बना दिया गया कि ये फ़लाँ फ़लाँ व्यक्ति का जो है कब्र है। और उस स्मारक के ऊपर बहुत ही टूटी फूटी सी एक कविता लिख दी गई, और जो बहुत ही बेढंगे से बनाई गई चीज़ पर लिखी गई, स्मारक पर लिखी गई। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये स्मारक है, जो ये मेमोरियल है जो खड़ा कर दिया गया है, इस पर जो टूटी फूटी बेढंगी सी कविता लिख दी गई है, अनकाउथ राइम लिख दी गई है इस शेपलेस स्कल्पचर पर, तो वो इसलिए रख बना दी गई है कि जो गरीब लोग हैं वो भी चाहते हैं कि इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई, कि जो आने जाने वाले राहगीर हैं तो वो क्या करें, वो प्रार्थना करें और श्रद्धांजलि दें आह भरते हुए कि बहुत ही अच्छे ये इंसान थे। तो कोई कितना ही छोटे से छोटा या गरीब इंसान क्यों ना हो, उसको भी ये तो होता ही है कि मेरे जाने के बाद मेरे को याद किया जाए, या फिर मेरी कब्र पर जो है ट्रॉफ़ी लगा दी जाए। ट्रॉफ़ी का मतलब कि एक यादगार लगा दी जाए जिस पर नाम लिख दिया जाए कि ये किसकी है और इसने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो हम कहेंगे, सम अप करें अगर इस स्टैंजा को, इसका अगर हम क्रक्स निकालें, तो इन पूर्वजों की अस्थियों को अनादर से बचाने के लिए पास में ही उनके एक बेढंगा सा स्मारक बना दिया गया, और वहाँ पर जो है टूटी फूटी कविता में उनकी प्रशंसा लिख दी गई। और ऐसा लगता है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो ये गुज़र गए हैं इंसान, वो चाहते थे कि यहाँ पर आने जाने वाले राहगीर जो हैं इस कविता को पढ़ के उनको जो है श्रद्धांजलि दें आह भरते हुए। तो ये उनके मन की इच्छा थी। आइए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। Their name, their years, spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around the strews that reach the rustic moralist to die. Their years मतलब कि उनका जो जीवन काल था जब तक वो जिंदा रहे। अनलेटर्ड म्यूज मतलब अनलेटर्ड तो उनके लिए होता है जो अनपढ़ लोग होते हैं, और अनपढ़ लोगों द्वारा लिखी गई जो कविता है
उसको अनलेटर्ड म्यूज़ हम कहेंगे। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलर्जी मतलब कि वो जगह है जहाँ पर उन लोगों ने जीवन गुजारा और जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। मैनी या होली टेक्स्ट का मतलब है कि जो बाइबल से लिए गए बहुत ही पवित्र जो है टेक्स्ट लिया गया है, सेंटेंसेस लिए गए हैं। स्ट्रूज मतलब बिखेरे हुए। और साथ में अब हम देखते हैं और अगले जो वर्ड मीनिंग्स हैं। द रस्टिक मोरलिस्ट मतलब कि गांव में रहने वाले नीतिज्ञ और अच्छे बुरे की शिक्षा देने वाले लोग। तो इस स्मारक पर जो लिखी हुई अनपढ़ लोगों की टूटी फूटी कविता है उनके जीवन के बारे में, वो कैसे रहते थे या उनके उनकी कहाँ पर डेथ हुई, उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। साथ में उस कविता में जो टूटी फूटी कविता है उसमें बाइबल की जो पवित्र पंक्तियां हैं वो भी भर दी गई हैं, जो कि शिक्षा देती हैं कि हमें क्या अच्छे काम करने चाहिए, या जो ग्रामीण व्यक्ति है गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको कैसे जो है कार्य करने चाहिए कि उनकी अच्छे से मृत्यु हो जाए। मतलब कि जो उनका नाम है, जो उन्होंने सारे के सारे ईयर्स अपना जीवन काल जो वहाँ पर व्यतीत किया है, और जो अनपढ़ लोगों ने उस पर अनलेटर्ड म्यूज़ जो कविता लिख दी है। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलर्जी सप्लाई वो स्थान जहाँ पर उन्होंने जीवन गुजारा और जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, ये सब मेंशन कर दिया गया है वहाँ पर उस टिपिकल से टूटे फूटे स्मारक के ऊपर। और उसमें साथ में बाइबल की भी कुछ पवित्र पंक्तियाँ जोड़ दी गई हैं कि कैसे जो है हमें अच्छे बुरे की समझ रखते हुए जो ग्रामीण लोग हैं उनको कैसे जो है अच्छाई के साथ मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए। तो ये एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है गरीब लोगों की कब्र के ऊपर जो है कैसे काम किया गया ताकि उनके मन की इच्छा पूरी की जा सके। अब चलते हैं लाइन्स 85 to 88। For who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ever resigned, left the warm precincts of the cheerful day, nor cast one longing lingering looking behind। डम मतलब गूंगी, फॉरगेटफुलनेस मतलब जिसको भुलाया जाए, डम मतलब गुमनामी या गूंगा, प्रे मतलब शिकार, प्लीजिंग एंक्शियस बीइंग मतलब सुखी दुखी होने वाला ये शरीर, रिजाइन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, वार्म प्रेजेंट्स मतलब बहुत ही सुहावना सा कुछ चीज़ जो कि बाउंड्री में होता है, चीयरफुल डे खुशी से भरा हुआ दिन, लॉन्गिंग मतलब इच्छाएं, लिंगरिंग मतलब जाने को मन ना करने वाला और उसकी वजह से लेट हो जाना। तो गांव के जो गरीब लोग हैं उनकी कब्रों पर जो छोटे मोटे स्मारक बना दिए गए होते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं चाहेगा कि भाई जो ये हमारा शरीर है जो सुख दुख झेलता है इसको हमारे मरने के बाद भुला दिया जाए। हर कोई चाहता है कि मेरे जाने के बाद जो है मेरी फैमिली मुझको याद रखे, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि भाई मेरे जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी कोई याद ना करे। तो ये जो स्मारक हैं यहाँ पर यही चीज़ें बता रही है। फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, दिस प्लीजिंग एंशियस बीइंग एवर रिजाइंड, लेफ्ट द वार्म प्रेजेंट्स ऑफ द चेयरफुल डे, नोर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुकिंग बिहाइंड। तो हर कोई चाहता है कि वो मुड़ मुड़ के देखे कि मेरे जाने के बाद मुझे कौन याद करता है, और ललचाई हुई नज़रों से वो देखता है। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए उनकी कब्र के ऊपर जो है स्मारक बना दिया जाता है कि जितनी भी सुखदायक सुहावनी चीज़ें हैं, जो खुशी भरे दिन थे, इच्छाओं से भरा हुआ जो जीवन था, उनके कोई भी नहीं मरना चाहता है, तो हर कोई जीना चाहता है। तो उनके जाने के बाद भी उनके जो स्मारक बना दिए गए हैं तो हर कोई जो है उनको देख पाए और कोई भी अपने आप को शिकार महसूस ना करे, और कोई नहीं चाहता कि उनको डम फॉरगेटफुलनेस में का शिकार बनना पड़े कि लोग उनको जो है गुमनामी में भुला दें। हर कोई चाहता है कि मेरे जाने के बाद ऐसा स्मारक बनाया जाए कि लोग मेरे बारे में बातें करें। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ, लाइन्स 89 to 92। ऑन सम fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eye requires, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wonted fires। फोन्ड मतलब किसी चीज़ को बहुत पसंद करना, ब्रेस्ट मतलब कि चेस्ट पार्ट, पार्टिंग सोल विदा होने वाली आत्मा जिसकी डेथ हो रही होती है, रिलाइज मतलब भरोसा करना, पायस ड्रॉप्स मतलब कि सच्चे आंसू, द वॉइस ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की आवाज़, एशेज होती हैं अस्थियाँ, वांटेड मतलब जानी पहचानी,
फायर मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रबल इच्छा, वैसे तो अग्नि होती है लेकिन यहाँ पर जोश और इच्छा से हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ऑन सम फोन ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रियलाइज, जिसकी मृत्यु हो रही होती है, पार्टिंग सोल जो है, दूर जाने वाली जो आत्मा है, वो अपनी बहुत ही पसंद होने वाले इंसान के छाती पर जो है बहुत विश्वास करते हुए सिर टिका देती है। सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, वो जो आत्मा पार्ट कर रही है, हमसे दूर जा रही है, उसकी आंखों से सच्चे आंसू निकलते हैं और वो ऐसा कोई कंधा चाहती है जिस पर वो आंसू वो निकाल सके। इवन द टूम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, और साथ में प्रकृति अथवा आत्मा की यह आवाज़ कब्र में से भी आती रहती है कि इवन इन आवर एशेज लिव देयर वांटेड फायर्स, कि मरने के बाद भी व्यक्ति की यह इच्छा बनी रहती है कि कम से कम उसके घर के गांव के लोग उसको याद करते रहें, उसको जानते रहें। वो क्योंकि वहाँ से कभी भी नहीं जाना चाहती है, वो पार्टिंग सोल जो है वो हमेशा वहीं पर रहना चाहती है। तो कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसकी डेथ हो, और अगर डेथ हो तो वो ये चाहता है कि उस मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स या विलेज पर्सन्स या जो लोग मुझे जानते हैं सिटी से भी, वो लोग मुझे याद करें। तो ऐसी कोई ना कोई बहुत ही प्यार करने वाली जो इंसान है, उसका उसको सहारा चाहिए, जिस पर वो विश्वास कर सके कि वो उसका ये काम ज़रूर से ज़रूर करेगा। तो आइए अब हम चलते हैं लाइन्स 93 to 96 नेक्स्ट स्टेंजा। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, lost in these lines their artless tale relate, if chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate। for the मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मतलब यहाँ पर कवि, माइंडफुल मतलब कि चिंता करना, अनऑनर्ड मतलब कि जिसको सम्मान नहीं प्राप्त हुआ हुआ, जिसको हम नहीं जानते। आर्टलेस होता है बहुत ही सिंपल साधारण। लोनली कंटम्पलेशन मतलब कि अकेले में रह के विचार करना। किंडर्ड स्पिरिट मतलब सेम जो टेस्ट वाले लोग होते हैं वो। तो यह जो स्टेंजा है ये टॉमस ग्रे अपने लिए ही लिख रहा है। फॉर दी, कि तुम्हारे लिए जो गुमनाम मृतक थे, जिनके बारे में तुम सोच रहे हो, इन पंक्तियों की जो सीधी सादी सी कहानी सुना रहे हो इनके द्वारा तुम, हो सकता है कि तुम्हारे मरने के बाद भी इसी तरह तुम्हारे जैसे जो इंटरेस्ट वाले लोग थे, वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाएं, और जब तुम अकेले में सोचता हुआ कोई इधर गिरजे की कब्रिस्तान की तरफ आएगा, तो वो यह देखेगा कि ये तो मेरे टेस्ट का ही इंसान था, तो चलो मैं इसके स्मारक पर पढ़ लेता हूँ। मतलब फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, lost in these lines their artless tale relate, if chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquiry thy fate। मतलब कि कोई ऐसा इंसान जिसकी स्वभाव तुम्हारे से मिलता होगा, मुझसे मिलता होगा, मतलब तो जब वो यहाँ से गुजर रहा होगा तो वो साधारण इंसान, वो अपरिचित इंसान, तो थोड़ी सी चिंतित होएगा वो देखकर कि चलो मैं इसको पढ़ता हूँ, क्योंकि इसकी और मेरी जो रुचि हैं वो बिल्कुल समान हैं, हम सेम टेस्ट के इंसान हैं, तो इसने अपने जीवन काल में क्या क्या किया ये मैं इसके स्मारक पर पढ़ लेता हूँ। तो ये जो स्टेंजा है ये स्वयं को ही जो है संबोधित कर रहा है टॉमस ग्रे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।